नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपके लिए पत्र लेखन की एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पत्र कैसे लिखना चाहिए और औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, इनके अंग क्या होते हैं और इनको लिखते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पत्र लिखना एक कला है और पत्र को लिखते वक्त हमें हमारी जो भाषा है वो सहज और सरल रखनी चाहिए और सामान्य बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग ज़्यादातर करना चाहिए। और पत्र को प्राप्त करने वाला हमारे पत्र में जो हमने भाव व्यक्त किए हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ सके, इस तरह की हमारी भाषा होनी चाहिए। पत्र लेखन से हम अपने विचार भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपनी जिन बातों को कहने में हिचकिचाते हैं, वही बातें हम पत्रों के माध्यम से आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र लेखन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि पत्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 औपचारिक पत्र, नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध न हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ही ध्यान दिया जाता है, जैसे कि व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना तथा तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वालों को बात आसानी से समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग तथा स्वतः पूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि उम्मीद की जाती है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। और आगे बताया है कि औपचारिक पत्र हम किन किन लोगों को लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र हम अपने व्यापार से संबंधित बातों के लिए लिख सकते हैं, किसी व्यवसाय से संबंधित बातों के लिए लिख सकते हैं, और अपने प्रधानाचार्य को कोई भी प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। किसी भी बात का हमें आवेदन करना है तो वो भी औपचारिक पत्र है। सरकारी विभाग में लिखे गए जितने भी पत्र होते हैं वो भी औपचारिक पत्र होते हैं। जब किसी अखबार के संपादक को हम लिखते हैं तो वो भी औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में क्या होता है कि ज़्यादातर संदेश या सूचना दी जाती है या फिर कोई तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्रों में हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो भी हम लिख रहे हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए और जो भी हम लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, आसानी से समझ में आए ऐसी भाषा में होना चाहिए। और एक ही पत्र में हम अपनी सारी बात कह दें इस तरह से भी होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से एक ही पत्र में हमारी सारी बात आ जाए, इस तरह से हमें ये पत्र लिखने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अब हम औपचारिक पत्र के प्रकार के बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए
लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ बताया गया है कि प्रार्थना पत्र जो है वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं और प्रार्थना पत्र उन्हें कहते हैं जिनमें हम अपने लिए अवकाश मांगते हैं या किसी चीज़ की शिकायत करते हैं या किसी चीज़ के सुधार के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी चीज़ के आवेदन के लिए हम किसी को लिखते हैं। तो ये सब प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं और ये औपचारिक पत्र का एक प्रकार है। ये पत्र हम स्कूल के प्रधानाचार्य या सरकारी विभाग के अधिकारी को लिख सकते हैं। दूसरा है कार्यालयीय पत्र। जो पत्र कार्यालय के कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। ये पत्र सरकारी अफसरों या अधिकारियों या स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। जब हम किसी ऑफिस को, किसी कार्यालय को उनके कामकाज से संबंधित कोई पत्र लिखते हैं तो वो कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। ये कोई भी ऑफिस हो सकता है, जैसे डाकघर या समाचार पत्र के संपादक का ऑफिस या परिवहन विभाग का ऑफिस या थाना प्रभारी का ऑफिस या स्कूल प्रधानाचार्य का ऑफिस। किसी भी कार्यालय को जब हम उसके कामकाज से संबंधित पत्र लिखते हैं तो उसको कार्यालयीय पत्र कहते हैं। ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने एवं बेचने तथा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। जब हम अपने व्यापार के लिए कोई भी पत्र लिखते हैं, चाहे वो सामान मंगाने के लिए हो, चाहे सामान बेचने के लिए हो या रुपयों का कोई लेन देन का हिसाब हो, उससे संबंधित कोई पत्र लिखते हैं तो उनको व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ये पत्र कोई भी दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी या कोई कंपनी आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। तो अब हम जानेंगे औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ये हम अपने निजी किसी संबंधी या किसी रिश्तेदार को तो लिखते नहीं हैं, तो इनको लिखने का एक नियम होता है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता, जैसे कुशल मंगल समाचार आदि। तो इस प्रकार के पत्रों में हमें भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना होता है और कोई भी जो बातें जरूरी नहीं है उनका उल्लेख हम नहीं करते, जैसे कि उसकी कुशल मंगल पूछते हुए या अपनी कुशल मंगल का समाचार देते हुए, इस तरह की बातें इसमें नहीं लिखी जाती। नंबर 3, पत्र का आरंभ एवं अंत प्रभावशाली होना चाहिए। अगर पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होता है तो वो पत्र एक अपना खास प्रभाव छोड़ता है। तो पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए। नंबर 4, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर वही भाषा का बताया है कि भाषा एकदम सरल होनी चाहिए और जो हमने लिखा है वो एकदम स्पष्ट हमें दिखाई देना चाहिए और सुंदर लिखावट होनी चाहिए। नंबर 5, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। यहाँ पर बताया है कि अगर हम परीक्षा भवन से कोई भी पत्र लिख रहे हैं, अगर हमें हमारे जो क्वेश्चन में जो दिया गया है कि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, तो आपको अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना होगा और अपने नाम के स्थान पर जो आपको प्रश्न में नाम दिया है वो लिखना होगा, नहीं तो क ख ग लिखना होगा। नंबर 6, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। अब यहाँ पर बताया है कि जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो बीच में से नहीं शुरू करना होता। जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो बाईं ओर जो हमारा हाशिया होता है, जो हमारे पेज पर एक लाइन दी होती है साइड में, उसके साथ बिल्कुल सटाकर लिखना चाहिए।
अब अगला नंबर 7 है, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता यानी कि लयबद्धता बनी रहे। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो कोशिश करें कि हमारा जो पत्र है वो एक ही पेज में आ जाए, एक ही पृष्ठ में आ जाए, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, तारतम्यता बनी रहे और पत्र का प्रभाव इससे अधिक भी पड़ता है। नंबर 8, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। जब हम किसी भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो भेजने वाले का नाम अपना होना चाहिए और कक्षा तथा दिनांक भी लिखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं तो हम उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो हमारी कक्षा भी होगी और दिनांक भी लिखनी होती है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए जब भी आप औपचारिक पत्र लिखें। अब हम आगे जानेंगे कि औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसका प्रारूप क्या होता है। नंबर 1, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पद नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। अब हमें पत्र शुरू करना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सेवा में। उसके बाद जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका जो भी ओहदा है वो उस ओहदे का नाम लिखेंगे। जैसे हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य, डाकघर में लिख रहे हैं तो डाकघर अध्यक्ष, बिजली बोर्ड में लिख रहे हैं तो बिजली बोर्ड अध्यक्ष, या डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं तो डिप्टी कमिश्नर। इस तरह से हमें उसका पद नाम लिखना होगा। उसके बाद उसका पता लिखें और इस तरह से पत्र की शुरुआत करें। इसके बाद हमें लिखना होता है विषय। जिस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं उसे केवल एक ही वाक्य में या शब्द संकेतों में लिखना होता है। हमें ज़्यादा बड़ा विषय नहीं लिखना होता, सिर्फ एक वाक्य में लिखना होता है, एक लाइन के अंदर अंदर वो आ जाए। ज़्यादा बड़ा विषय ठीक नहीं होता। नंबर 3, संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे हम क्या कहकर बुलाएंगे वो यहाँ पर लिखना होता है। जैसे महोदय या महोदया या माननीय आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना होता है। इसके बाद हमें कोई भी अभिवादन नहीं लिखना होता, क्योंकि औपचारिक पत्र में ऐसे ही होता है कि कोई अभिवादन नहीं लिखा जाता। नंबर 4, विषय वस्तु। इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद, सविनय निवेदन यह है कि से वाक्य आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। दूसरा अनुच्छेद, आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद रखते हैं उसे लिखें। यानी कि जो भी हमारी समस्या है या जिस भी बारे में हमने वो पत्र लिखा है उसमें 2 अनुच्छेद होने चाहिए। पहले अनुच्छेद में तो हमें समस्या से अवगत करवाना चाहिए, जो भी हमारी समस्या है वहाँ अपनी लिखनी चाहिए, और दूसरे अनुच्छेद में हमें उनसे आशा या उम्मीद या निवेदन करना होता है कि आप वो कार्य पूरा कर देंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, या आपसे निवेदन है कि आप ये कार्य पूरा कर दें या ये समस्या दूर कर दें। उस प्रकार से ये 2 अनुच्छेदों में हमें विषय वस्तु लिखनी होती है। नंबर 5, हस्ताक्षर व नाम। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें और उसके नीचे अपना नाम लिखें। अब विषय वस्तु लिखने के बाद हमें धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के बाद अंत में भवदीया या भवदीय, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नीचे अपना नाम और पता लिखना चाहिए। जैसे यहाँ नंबर 6 पर बताया है प्रेषक का पता, तो ये हमारा पता होता है, जो पत्र को लिख रहा है उसका पता होता है। तो आप अपना पता लिख दीजिए यहाँ पर, शहर या मोहल्ला या इलाका या पिन कोड, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पर। और अंत में हमें दिनांक लिखनी होती है, यानी कि तारीख यानी कि तिथि। तो ये आप अंत में भी लिख सकते हैं, और जहाँ हमने ऊपर जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका हम एड्रेस लिखते हैं तब भी हम उसके नीचे तिथि लिख सकते हैं, दिनांक लिख सकते हैं। तो ये तिथि जो है वो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, जिसको हमने पत्र भेजा है उसके पते के नीचे, और हमारे पते के नीचे भी लिख सकते हैं। किसी भी एक जगह हमें ये
दिनांक लिखनी होती है। अगर हमने ऊपर भेजने वाले के पते के नीचे लिख दी दिनांक, तो भी वो गलत नहीं मानी जाएगी, वो सही होगी। तो आप दिनांक के विषय में कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। दिनांक आप अपने पते के नीचे भी लिख सकते हैं और दिनांक आप जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसके पते के नीचे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरह से वो सही मानी जाएगी। अब हम आगे औपचारिक पत्र के उदाहरण देख लेते हैं, उसका क्या प्रारूप बनेगा। अब प्रधानाचार्य को यदि हमें पत्र भेजना है तो उसका प्रार्थना पत्र का क्या प्रारूप होगा वो आप देख लीजिए। सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, ये हो गया पद नाम आपका, और फिर विद्यालय का नाम और पता लिख देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे विषय, यानी कि पत्र लिखने का क्या कारण है वो हम यहाँ पर बताएंगे एक वाक्य में। उसके बाद हम लिखेंगे महोदय जी। उसके बाद पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या बताएंगे और दूसरे अनुच्छेद में हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो जल्द ही इस समस्या को ठीक कर दें। और उसके बाद हम अपने बारे में लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। इस प्रकार से लिखकर अपना नाम लिखेंगे। नाम ना लिखें आप क ख ग, या ऊपर प्रश्न में आपको कोई नाम दिया गया है तो वो आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी कक्षा लिखें और दिनांक लिखें। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखें। तो सबसे पहले आप सेवा में लिखें, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय जिनको हम ये पत्र लिख रहे हैं उनका पद लिखना है, फिर उनका पता जैसे डीएवी स्कूल रामनगर दिल्ली, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमें लिखना है विषय। तो यहाँ पर विषय लिख देंगे बहुत ही छोटा, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद उनको संबोधित करेंगे महोदय लिखकर। उसके बाद हम लिखेंगे विषय वस्तु। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 10/9/2018 और 11/9/2018 को निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इस कारण मुझे 8/9/2018 से 12/9/2018 तक का अवकाश चाहिए। यहाँ आप तिथि अपने हिसाब से लिख दीजिए, जो भी आपकी तिथि उस वक्त चल रही है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला अनुच्छेद, पहला पहरा, जिसमें हमने अपनी समस्या और अपना आवेदन और अपनी प्रार्थना बता दी है। अब हम अगले अनुच्छेद में, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इस प्रकार से लिखेंगे। उम्मीद करते हुए, निवेदन करते हुए हमें जो भी कुछ लिखना है वो अगले पहरा में, अगले अनुच्छेद में हम लिख देंगे। इसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, कोई भी नकली नाम आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें, या फिर क ख ग लिख सकते हैं, या प्रश्न में आपको अपना नाम दिया गया है कि आप स्वाधीन शर्मा है तो आप स्वाधीन शर्मा ही लिखेंगे। और आपकी कक्षा भी अगर प्रश्न में बताई गई है तो आप कक्षा भी वही लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर और उसके बाद दिनांक, जो भी दिनांक आपकी उस दिन की होगी आप वो दिनांक लिख देंगे। इसके बाद आपको कार्यालयीय पत्र का प्रारूप, यानी कि उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, जब हमें किसी कार्यालय में पत्र लिखना है तो हमें किस प्रकार से लिखना है, उसका भी एक उदाहरण देंगे आपको। पहले प्रारूप देख लेते हैं। सेवा में प्रबंधक अध्यक्ष, जो भी आपके प्रश्न में लिखा गया हो वो आप लिख देंगे। प्रबंधक डाकघर, अध्यक्ष डाकघर या बिजली बोर्ड, जो भी आपको प्रश्न में बताया गया है उसका यहाँ पर उल्लेख कर देंगे, उसके ओहदे के हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद कार्यालय का नाम और पता लिख देंगे, फिर दिनांक लिख देंगे। दिनांक मैंने बताया था, आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसके नीचे भी लिख सकते हैं और अपने पते के नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको हम भेज रहे हैं उसके पते के नीचे दिनांक लिखी हुई आई है, तो ये भी सही है। इसके बाद विषय आ गया। विषय में हमने पत्र लिखने का कारण लिखना है कम शब्दों में, और उसके बाद महोदय, और फिर पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या और दूसरे अनुच्छेद में अपना निवेदन या अपना आवेदन या अपनी अपेक्षा लिखनी होती है, या उम्मीद कह लो, वो लिखनी होती है। उसके बाद समाप्ति करते हुए धन्यवाद या आभार सहित लिखते हुए भवदीय या भवदिया लिखें या प्रार्थी लिखें। उसके बाद नाम अपना लिखें,
पता लिखें और फ़ोन नंबर दे सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर अपना नकली एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये हुआ कार्यालयीय पत्र का प्रारूप। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया था जिसमें जरूरी कागज और रुपए थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखें। तो अब आपको पत्र लिखना है परिवहन निगम को। तो आप क्या लिखेंगे? सेवा में अध्यक्ष, हिमाचल राज्य परिवहन निगम, शिमला, दिनांक। इसके बाद हम लिखेंगे विषय, बस में छूटे बैग का वापस मिलना। उसके बाद उनको संबोधित करते हुए लिखेंगे महोदय। उसके बाद लिखेंगे कि कल दिनांक 24 अप्रैल 2019 को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनिंग बस पकड़ी थी। सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। इस प्रकार से आप अपना विषय लिखते जाएंगे। जो भी आपको बात कहनी है 2 या 3 अनुच्छेद में आप इसे लिख सकते हैं। 1 या 2 अनुच्छेद में आप अपना जो भी समस्या है या जो भी आपको धन्यवाद करना है उसके तहत जो भी बात है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इस पत्र में 2 अनुच्छेदों के अंदर पूरी बात लिखकर बताई गई है और उसके बाद बताया गया है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत करना चाहिए जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री रामकिशन शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भवदीय रमेश कुमार। इसके बाद पता लिखकर, शहर का नाम लिखकर और अपना फ़ोन नंबर दे देना है। इस प्रकार से हमें ये पत्र लिखना होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखने चाहिए। अब हम जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और इन्हें कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता-पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई खास या निजी संबंध होता है। ये पत्र हम जैसे अपने माता पिता, मित्रों, अन्य संबंधियों को जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो वो पत्र अनौपचारिक पत्र के अंदर आते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंदर आत्मीयता का भाव होता है और इसमें व्यक्तिगत बातों का भी जिक्र किया जाता है। इस तरह के पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का भी उल्लेख किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या संबंध है वो भी हमें इस पत्र में लिखना होता है। अब आगे हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। नंबर 1 बधाई पत्र, नंबर 2 शुभकामना पत्र, नंबर 3 निमंत्रण पत्र, नंबर 4 विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, नंबर 5 सांत्वना पत्र, नंबर 6 किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, नंबर 7 कोई सलाह आदि देने के लिए। तो यहाँ बताया गया है कि अनौपचारिक पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जब भी हम किसी को बधाई देते हुए पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जब किसी को शुभकामना देते हुए पत्र लिखते हैं तब भी वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। निमंत्रण पत्र भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जब किसी विशेष अवसर पर हम पत्र लिखते हैं तब भी वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी के दुख को बांटने के लिए सांत्वना पत्र लिखते हैं तो वो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी को जानकारी देने के लिए पत्र लिखते हैं या किसी को सलाह देने के लिए पत्र लिखते हैं तो वो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2 पत्र लेखक तथा
प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 3, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। नंबर 4, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त हमारी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते वक्त पत्र के लिखने वाले और पत्र को पाने वाले की आयु, योग्यता और पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी गई बात संक्षिप्त होनी चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हमें वो बात कहनी होती है। पत्र का आरंभ और अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए ताकि पत्र प्रभावशाली बने। नंबर 5, भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। नंबर 6, पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ एवं स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 7, कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। नंबर 8, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। नंबर 9, पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं समझा देती हूँ कि पत्र जब हम लिख रहे हैं तो उसकी भाषा और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और लेख जो हमारा है वो स्वच्छ होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए। और पत्र भेजने वाले और पत्र को पाने वाले का पता भी साफ और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। कक्षा या परीक्षा भवन से अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो अपने नाम के स्थान पर हमें क ख ग लिखना चाहिए और पते के स्थान पर कक्षा तथा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़कर फिर आगे लिखना होता है और पत्र में कोई भी काट छांट यानी कि कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। इससे पत्र का प्रभाव अच्छा पड़ता है। अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जान लेते हैं। नंबर 1, पता। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी कि पत्र भेजने वाले का नाम वह पता लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर बाईं ओर हमें अपना नाम और पता लिखना होता है। जो भी पत्र भेज रहा है उसका नाम ऊपर बाईं ओर आएगा। उसके बाद दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखनी चाहिए। उसके बाद विषय, यहाँ पर जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनके अंदर विषय का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको स्किप कर देना है, विषय हमें नहीं लिखना है। उसके बाद आता है संबोधन। प्रापक यानी कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध के अनुसार हमें संबोधन का प्रयोग करना है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम बड़ों को लिख रहे हैं तो हमें पूज्य, जैसे माता को लिख रहे हैं तो पूज्य माता जी, या पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, या पूजनीय, जो भी हमारे उनके साथ रिश्ता है वो रिश्ता हम उसके बाद लिखेंगे। पहले पूज्य या पूजनीय लिखेंगे या आदरणीय लिखेंगे। जो भी हमारे बड़े हैं उनके आगे हम पूजनीय, पूज्य और आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हुए उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है वो भी लिखेंगे। और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही, इस तरह के शब्द लिखने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया संबोधन किस प्रकार से लिखना है। नंबर 5, अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ हमारे क्या संबंध है उसी के अनुसार हमें अभिवादन करना होता है। जैसे हम बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं। और अगर छोटों को लिख रहे हैं तो मधुर प्यार आदि इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे संबंध के ऊपर निर्भर करता है कि हमें अभिवादन किस प्रकार से करना है। नंबर 6, मुख्य विषय। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद में शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, हम या मैं यहाँ पर कुशल हैं और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। मुख्य विषय को 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए और पहले अनुच्छेद में अपनी कुशलता का समाचार देते हुए आशा करनी है कि वो लोग भी वहाँ पर कुशल होंगे। इस तरह से हमें पहला अनुच्छेद लिखना है। दूसरे अनुच्छेद में हमें जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं उस बात को लिखना है
और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। तो हमें 3 अनुच्छेदों में हमारे विषय को विस्तार देना है। पहले में अपनी कुशल मंगल बताते हुए उनकी कुशल मंगल की कामना करनी है। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण से पत्र लिखा गया है वो सारा कारण और वो सारी बातें हमें दूसरे अनुच्छेद में डालनी है। तीसरे अनुच्छेद में हमें उनसे क्या आशा है या उनकी कुशलता के लिए हमें जो भी कुछ लिखना हो, उनको प्रणाम करना हो, वो सब हमें तीसरे अनुच्छेद में लिखना है। इसके बाद हमें करनी है समाप्ति। अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि, इस तरह से लिखना है। जो भी हमारा संबंध है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसके साथ जो भी हमारा संबंध है उसी के अनुसार हमें समाप्ति करनी है। यदि हम अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आपका पुत्र या आपकी पुत्री लिख सकते हैं। यदि चाचा जी को हम पत्र लिख रहे हैं तो आपकी भतीजी या आपका भतीजा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप अपने संबंध के अनुसार यहाँ पर समाप्ति में लिखेंगे। अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। प्रेषक यानी कि लिखने वाले का पता, जो भी पत्र लिख रहा है उसको अपना पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखना होता है। इसके बाद दिनांक, यहाँ पर जो तारीख उस दिन होती है वो तारीख लिखनी होती है। इसके बाद संबोधन, जैसे पूज्य पिताजी या पूजनीय माताजी, जो भी हमारा उनके साथ संबंध है वो हमें संबंध लिखना है, संबोधित करते हुए उनको लिखना है। और फिर अभिवादन, चरण स्पर्श, जैसे सादर नमस्ते, जो भी हमें अभिवादन बड़े या छोटे के अनुसार करना है वो करेंगे। उसके बाद पहला अनुच्छेद कुशल मंगल समाचार आएगा पहले अनुच्छेद में, उनका भी पूछना है और अपना भी बताना है। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु, जिसके बारे में पत्र लिखना है, वो सब मैटर जो है वो दूसरे अनुच्छेद में आएगा। तीसरे अनुच्छेद में जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसके साथ पत्र भेजने वाले का क्या संबंध है उसका उल्लेख करते हुए उनको प्रणाम या प्यार लिखना है। और फिर आगे लिखना है प्रापक के साथ हमारा क्या संबंध है, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा क्या संबंध है। जैसे कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, हम अगर भाई हैं उसके तो भाई लिखेंगे, बहन है तो बहन लिखेंगे। जो भी हमारा संबंध है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। चाहे हम तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा मित्र, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमारा उसके साथ संबंध होगा। उसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे। नाम की जगह हम क ख ग अ ब स कुछ भी लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में हमें हमारा नाम दिया गया है तो वो नाम हम लिखेंगे, नहीं तो क ख ग लिखेंगे। तो ये था अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, सलाह देने के लिए पत्र। यदि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने पते की जगह परीक्षा भवन लिखेंगे। उदाहरण देखिए, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। परीक्षा भवन अब दिनांक 27 अप्रैल 2019। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे ऊपर परीक्षा भवन लिखकर अपना पता की जगह हमने अब लिख देना है या क ख ग लिख देना है। उसके बाद दिनांक लिखनी है और फिर एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद हम बहन को लिख रहे हैं, इसलिए प्रिय बहन, और फिर अभिवादन, सदा खुश रहो। और इसके बाद पहले अनुच्छेद में अपनी कुशल मंगल बताते हुए उनकी कुशल मंगल की कामना करनी है। और दूसरे अनुच्छेद में हमें जिस कारण से हमने पत्र लिखा है वो लिखना है। फिर तीसरे अनुच्छेद में आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। ये देखिए, तीसरे अनुच्छेद में हमें अपने संबंध को बताते हुए माता पिता का नाम भी आया है, उनको प्रणाम कहा है और भाई को प्यार का कहा है। इस तरह से हमें लिखना है। और उसके बाद अपना संबंध बताते हुए अपना नाम लिखना है, जैसे कि तुम्हारी बहन आशा। तो इस तरह से हमें अनौपचारिक पत्र लिखने होते हैं। तो अब आपने जाना कि पत्र लेखन किस प्रकार करना चाहिए और औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।